अब भाइयों बहनों, मेरे को एक वोट दे दो, हर साल 2 करोड़ नई नौकरी देंगे। वह सरकार टोटल 7,22,000 नौकरी दे पाई पिछले 9 साल में। जिस जैसा ने जो 100 मीटर की दौड़ नहीं लगा सकता, वो जैसा क्रिकेट की संस्था का महासचिव बन के बैठा है। अभी बिल्डिंग का नाम देख लो, किसी भी फ्लाईओवर का नाम देख लो, चाहे तो उसका नाम रखे है दीनदयाल उपाध्याय रोड, चाहे उसका पुल का नाम रखे है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुल। भैया श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे कौन, ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना। एके फजलुल हक वो व्यक्ति था जो 1954-55 में पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर बना। सारे भाइयों ने, मेरे बड़े बुजुर्गों ने, सारे ने हाथ जोड़कर राम राम है, सलाम है। और बहुत कम समय में ज्यादा बातें कहने का प्रयास करूंगा। और आपसे एक निवेदन भी है मैं करूंगा कि 10 मिनट सारी चीजा न भूल के, किसी का फोन आ जावे, फोन ने भी मत ठाइयो, 10 मिनट एक बार बात सुनियो और फिर 10 मिनट पाछा आप तो पूछेंगे बात ठीक लगी या गलत लगी। साथियों, आज जिस मुकाम पे, आज जिस जगह पे हमारा समाज, हमारा देश खड़ा है, ये वक्त हमारे देश के भविष्य को बचाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वक्त है। आज के दिन वो लोग सत्ता में बैठे हैं पिछले 9 सालों से, जिनका आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, जो आजादी के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, पिछले 9 सालों से वो लोग सत्ता में बैठे हैं। और यदि किसी भाई को कोई जानकारी नहीं हो तो मैं बता देना चाहता हूं आपको, आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, किसी भी जगह चले जाओ, किसी भी राज्य में चले जाओ, किसी भी बिल्डिंग का नाम देख लो, किसी भी फ्लाईओवर का नाम देख लो, चाहे तो उसका नाम रखे है दीनदयाल उपाध्याय रोड, चाहे उसका पुल का नाम रखे है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुल। भैया श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे कौन, ये तो आपने जानकारी होनी चाहिए ना। कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनके नाम पर आज ये सारी बिल्डिंगों के नामकरण लग रहे हैं, सारी रोडों के नामकरण लग रहे हैं, वे थे कौन, के योगदान था उनका देश बनाने में। जब आजादी से पहले बंगाल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी, तो उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट में 1941-1942 के समय जो उस बंगाल की प्रोविंशियल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था एके फजलुल हक। और जो उस सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर बने, वित्त मंत्री बने, उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब आप देखो कि एके फजलुल हक कौन थे। एके फजलुल हक वो व्यक्ति था जो 1954-55 में पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर बना। एके फजलुल हक वो व्यक्ति था जिसने लॉ और रेजोल्यूशन पेश करके देश को बंटवारा करने जैसे गंदे काम की शुरुआत करी। एके फजलुल हक वो व्यक्ति था जो मुस्लिम लीग का था। तो जिन लोगों ने देश का बंटवारा कराया, जो लोग देश को विभाजित करने में शामिल थे, उन लोगों के साथ सरकार में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री रहा, जिसका एक तरीके से वो उन लोगों के साथ शामिल था, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसने उन लोगों को, उन ताकतों को मजबूत किया जो देश का बंटवारा करना चाह रहे थे। तो जो लोग देश को बंटवारा करने वालों के साथ खड़े थे आजादी से पहले, आज उन लोगों के नाम पे सारी चीजों का, भवन का नाम देख लो, किसी बिल्डिंग का नाम देख लो, किसी रोड का नाम देख लो, उन लोगों को महिमा मंडित किया जा रहा है, उन लोगों को महान दिखाया जा रहा है जो लोग आजादी के आंदोलन से पहले देश का बंटवारा करने वालों का साथ दे रहे थे। तो आज का जो वक्त है मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, ये आज का वक्त सिर्फ किसान को ही नहीं, सिर्फ नौजवानों की नहीं, आज का वक्त पूरे देश को बचाने का वक्त है। आज का वक्त पूरे देश के संविधान को बचाने का वक्त है। और सब ने मजबूत होकर, एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप पिछले 9 साल में देखो, हमारा भी याद है 2012 में जब मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री होया करते और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन बना दिए गए, तो मुख्यमंत्री मोदी जी ने उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक चिट्ठी लिखी और क्या कहा, यह बात कही कि मनमोहन सिंह जी,
प्रधानमंत्री जी, खाली फसलों का एमएसपी घोषित करने तक काम नहीं चलेगा। एमएसपी घोषित करने के अलावा एमएसपी पर खरीद की गारंटी भी पूरे देश के करोड़ों किसानों को मिलनी चाहिए। 2012 में मुख्यमंत्री मोदी खुद कहा करते एमएसपी का गारंटी का कानून होना चाहिए। 2014 में ये प्रधानमंत्री बन गए, आज 2023 है। 13 महीने इस भाईचारे ने मिलकर आंदोलन लड़ा, हमने मांग करी कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाओ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनाया। 2014 से पहले मोदी जी कहा करते भाइयों बहनों, मेरे को एक वोट दे दो, एक बार मेरे को वोट दे दो, किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का बहा दूंगा। अगर किसी भाई ने जानकारी ना हो, एक आयोग बनाया गया था जिस आयोग का नाम था नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। महाराष्ट्र का एक इलाका है, विदर्भ का इलाका, वहां पे किसानों ने बहुत ज्यादा आत्महत्या करी। तो सरकार ने एक आयोग बनाया कि भाई पता करो ये किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और इन किसानों की आत्महत्या रुके कैसे। तो उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी 2007 में कि भाई यदि किसानों को बचाना है तो किसानों की जितनी लागत आती है किसी भी फसल पे, उस लागत का 1.5 गुना करके उसने बहा दे दो। अगर उस आयोग की रिपोर्ट लागू हुई होती तो आज आपके गेहूं का समर्थन मूल्य 3,500 रुपया क्विंटल होना चाहिए था। 3,500 रुपया क्विंटल आपके गेहूं का समर्थन मूल्य होना चाहिए था। 2007 से 2014 कांग्रेस सत्ता में रही, उन्होंने वह रिपोर्ट लागू नहीं करी। 2014 से पहला मोदी जी कहा करते भाई मन्ने बना दो, मैं बढ़ते लागू करूंगा। 2014 में ये बना दिए। उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि भाई हम किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते। तो 2014 से पहला जो इनने जितने भी ये झूठे वादे करे थे, आज के दिन उनकी पोल पट्टी खुल गई है। सरकार किसानी के मुद्दे पर फेल होगी, किसानों का कोई काम नहीं किया गया, नौजवान जो बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं दिया गया। मेरे से पहले भाई मनोज बता रहे थे और भी भाइयों ने बताया कि जो पार्टी यह बात कह के सत्ता में आई थी भाई हम राज में आ गए तो हर साल 2 करोड़ नई नौकरी देंगे, वह सरकार टोटल 7,22,000 नौकरी दे पाई पिछले 9 सालों में। तो नौजवानों के रोजगार के मामले पर सरकार पूरे तरीके से फेल होगी। महंगाई के मुद्दे पे 400 रुपए का जो आपका सिलेंडर था आज वो 1100-1200 रुपये का हो गया। महंगाई के मुद्दे पर सरकार फेल होगी। कई सरकार ने बेड़ा पाट गया कि भाई जनता बहुत घनी नाराज है, वोट मिलने की बात तो छोड़ो, लोग गामा में वोट मांगने तो ही नहीं बढ़न देंगे। कोई सरकार नहीं आखिर में क्या रहा, वो अपना पुराना इनका जो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है हिंदू मुसलमान करण का, जाट नॉन जाट करण का, इस तरह के मुद्दे की शुरुआत इन्होंने दोबारा तय करा दी है। जो इन्होंने शुरुआत मेवात नू तय करी। भाई हम तो एक बात कहना चाह रहे हैं, एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू आया एक सीआईडी के बड़े अधिकारी का, स्टिंग ऑपरेशन कराया उस चैनल ने। उसमें सीआईडी के अधिकारी ने कही कि भाई हमने 10 दिन पहला हरियाणा सरकार को सूचना दे दी थी कि भाई इस तरह के कुछ लोग, गलत तरह के लोग टकराव कर सके हैं, दोनों तरफ से कुछ आदमी इस तरीके के हैं जो टकराव करवा सके हैं। 10 दिन पहले सूचना दे दी थी तो सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? इसका मतलब सरकार खुद चाह रही थी अब लोगों का टकराव हो, लोगों का नुकसान हो और इनने अपना राजनीतिक वोटा का फायदा हो। तो साथियों, ये सारी चीज इसलिए कराई जा रही है कि किसानी के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर और सारे मुद्दों पर सरकार फेल होगी। तब सरकार सोच रही है कि लोगों ने बेला फुसला के ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा, जातिवाद का मुद्दा करते। हमने यो स्टैंड लेना है। देखो, आप चाहे घग्गर नदी ने देख लो, चाहे जमुना ने देख लो, इसके साथ साथ घग्गर नदी के साथ साथ फतेहाबाद में, सिरसा में, कैथल में, यमुना के साथ साथ आपका करनाल में, पानीपत में, सोनीपत में कितना ज्यादा नुकसान किसानों का हो रहा है। हर गांव की कई कई करोड़ रुपए की फसल खराब होगी, बर्बाद होगी। कई गांव में तो ऐसी स्थिति है कि धान की फसल तो खराब होगी,
आगे गेहूं की भी बुआई होगी या नहीं होगी पता को ना, उस टाइम तक भी पानी उतरेगा कि नहीं उतरेगा बेरा को ना उस बात का भी। आपके यहाँ पर तो जमीन का कटाव इतना हो गया, तो सरकार की जिम्मेदारी तो यह थी अक भाई जिनका नुकसान होया उनके खाते में अब तक रुपये आने चाहिए थे, लेकिन किसानों का मुआवजा देने की बजाय सरकार लाग रही है हिंदू मुसलमान करण में। साथियों, आप सबसे हाथ जोड़ के हमारी गुजारिश है, 10 सितंबर ने एक बहुत बड़ी रैली किसान महापंचायत गोहाना की नई अनाज मंडी में रखी गई है। कारण के है कि चौधरी चरण सिंह एक बात कहा करते, चौधरी चरण सिंह कहा करते कि भाई इस किसान मजदूर मेहनत का समाज में सिर्फ एक कमी है, अगर वो यह कमी दूर कर ले तो सारी राजनीतिक पार्टी किसानों के सामने झुकेंगी। वह कमी के है, वह कमी हमारी यह है कि 5.25 साल तो हम किसान मजदूर बनकर आंदोलन लड़ेंगे, केस लगाओगे, लठ खाओगे, अपनी मांगा पर नारे लाओगे, लेकिन ये राजनेता इतने शाणे हैं कि चुनाव के 2.5 महीने के टाइम पर हमने हिंदू मुसलमान जाट नॉन जाट के नाम पर बांटकर फिर हमारी वोट ले जा है और फिर 5.25 साल मारे जूत मारे हैं। तो चौधरी चरण सिंह कहा करते कि एक बार किसान बनकर, नौजवान बनकर, मजदूर बनकर अपने मुद्दों पर वोट गिर के दिखा दो, एक बया बात कह दो कि भाई सबसे पहला हम किसान हैं, सबसे पहला हम देश के नागरिक, हम अपने सामाजिक मुद्दों पर वोट गिरेंगे। सारी राजनीतिक पार्टी आपकी बात सुनेंगी, सारी राजनीतिक पार्टियां ने सुनना मजबूरी हो जाएगा। यो जो हमारा बाढ़ से मुआवजे के लिए और हमारी जो 4-5 मांगे हैं, इन मांगों पर पंचायत होगी गोहाने में और वहां पे आर पार का फैसला लिया जाएगा इस सरकार के खिलाफ। वहां से हम कड़ा फैसला लेंगे। हो सके आने वाले टाइम में वो तो पंचायत में फैसला लिया जाएगा, हो सके पंचायत में ऐसा भी फैसला ले लिया जाए कि हरियाणा और पंजाब के किसान मिलकर चंडीगढ़ का भी घेराव हम कर सके हैं, क्योंकि फसल पंजाब में भी खराब हुई है, हरियाणा में भी खराब हुई है। और एक बात का याद रखना, एक बात मैं अंत में आपसे कहना चाह रहा हूं, एक बात का ध्यान रखना, जितने भी राजनेता ये हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करते हैं, इनके अपने बच्चे खुद के क्या कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, अमित शाह का बेटा जय शाह, वो क्रिकेट की संस्था बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी बना दिया, कई साल हो गए। 1 साल में उसकी प्रॉपर्टी 1600 गुना बढ़ गई। जिस जय शाह ने ना कदे क्रिकेट खेला, जिस जय शाह ने जो 100 मीटर की दौड़ नहीं लगा सकता, वो जय शाह क्रिकेट की संस्था का महासचिव बनकर बैठा है। रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनका बेटा पंकज सिंह वो विधायक है। इनके एक मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो डाली, उन्होंने ट्विटर पे वीडियो के डाली, भाई मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मेरा बेटा अमेरिका से लॉ की डिग्री करके आया है। तो इनके बेटे सारे सेट हो रहे, और बीजेपी वालों का जो चचेरा भाई है इनका, जो इनका अपना घर का भाई है असाउद्दीन ओवैसी, जिस सीट पे थे सुल्तान ओवैसी उसके पिता चुनाव लड़ा करते, अपने पिता के बाद वो खुद सेट हो गए। अपना भाई उन्होंने तेलंगाना की विधानसभा में विधायक के तौर पर सेट कर दिया। ये बीजेपी वाले और ये ओवैसी ये इकट्ठा फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं। ये प्रेम से हिंदू मुसलमान करें, वो प्रेम से हिंदू मुसलमान करें, और इनके हिंदू मुसलमान के चक्रा में जो मारे रोजगार के, मारे किसानी के, मारे खराब फसल के जो मुआवजे के मुद्दे थे, उन मुद्दों को माटी तले दबा दिया जावे है। तो आपने यह चीज समझनी पड़ेगी, हम सब ने समझनी पड़ेगी। ये राजनेता किसे के नहीं होते, ये राजनेता तो सिर्फ एक बात कर रहे हैं, कदे चुनाव में ना हार जावे, कदे इनकी कुर्सी ना छिन जावे, कदे इनकी विधायकी सांसदी ना छिन जावे, कदे इनके मंत्री पद ना छिन जावे, इस बात तड़ रहे। इसके अलावा ये राजनेता नहीं डरते किससे बात है। मारे और आप वर्ग ने तो ये कीड़े मकोड़े समझे हैं, मारे और आप वर्ग मरे जीवे तेसाए रहे भूखे रहे, किसे राजनेता का कोई फर्क नहीं पड़ता। मारा जो फायदा होगा वो इकट्ठे होकर एकजुट होकर आंदोलन लड़े तो होगा।
और एक अंतिम बात कहना चाह रहा हूं भाई, या आपसे शिकायत मान लियो या हमारी एक रिक्वेस्ट मान लियो। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के समय में जब भी कोई किसानी का आंदोलन होया करता तो सारे हिंदू मुसलमान भाई मिलकर आंदोलन में जाया करते। भाई खेती तो सारे करे हैं कि नहीं करते? सारे करे हैं ना। लेकिन ये जब कोई किसान आंदोलन हुए हैं, जब कोई पानीपत में आपके किसानों का प्रोग्राम होता है, सामाजिक कार्यक्रमों में किसानी के मुद्दे के प्रोग्रामों में हमारे मुसलमान भाइयों की उतनी शमूलियत नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। आप सारे खेती करो या नहीं करो, खेती से जुड़े उड़ो कि नहीं, एक बार हाथ खड़े करके बताओ एक बार। सारे जी सारे करो कि नहीं करते? सारे जिम्मेदार हैं जी। जब पानीपत में फिर किसाना का कोई प्रोग्राम हुआ है, ये रविंद्र मास्टर जी आपके तो अपने परिवार के हैं, बबैल के हैं, ये सारे भाई पानीपत के हैं, तो जब कोई किसाना का प्रदर्शन हो, शांतिपूर्ण प्रोग्राम हो, आपने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाएंगे जी, आगे जाएंगे सर। आगे तो जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे जी। देखो एक बात और काम की बताता हूँ। हर गुहाना रैली में भी जितने आदमी तो होंगे उतने लेके जाएंगे। बिल्कुल जी। और एक बात और बताता हूँ आपने, क्या होता है कि जब हम और आप आपस में बैठ कर बात नहीं कर पाते ना, जब कोई भी दो आदमी आपस में बैठ कर बात नहीं कर पाते, तो कोई तीसरा आके उनके बीच में जानबूझ के मतभेद पैदा करा देता है, क्योंकि तीसरे ने अपना फायदा करना। जो हम और आप, एक बात पे गौर करियो, जो हम और आप मिलजुल के हर महीने हमारा कोई किसाना का प्रोग्राम हो, हम सारे साथ में उठे बैठे, सारे साथ में बैठ कर खाना खावें, सारी बात करें, एक दूसरे की सुने, तो क्या कोई हमने फिर हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनेता बांट सकेगा? कोई नहीं बांट सकता ना। तो हमने एक दूसरे से मिलते जुलते रहना है। हमारा सारा एक किसान परिवार है, ना हमारी कोई जाति, ना हमारा कोई धर्म। हमारी तो जाति भी सबसे पहला किसानी है और हमारा धर्म भी सबसे पहला किसानी है। अब किसान बन कर रहेंगे तो इन राजनेताओं का आप कद्दे भी इलाज कर सके हैं। तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, 10 सितंबर ने जो पंचायत से सरकार ते शहर की गिनती का डरा करे, जितने शहर होंगे, जितनी हमारी गिनती होगी उतनी दाब पड़ेगी, और जितनी गिनती होगी उसे के अनुसार फिर बड़ा फैसला लिया जाएगा। अब भाई चंडीगढ़ में के प्रोग्राम करेंगे, क्यों करेंगे, हो सके हैं ऐसा भी फैसला ले लिया जावे। या सरकार चुनाव से पहला जब हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तो हम ये सख्त फैसला भी ले सके हैं कि आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव में इस बीजेपी का पूर्ण बहिष्कार कराया जाएगा। यो फैसला भी हम ले सके हैं। तो सारे भाई इकट्ठे होंगे 10 सितंबर ने। सरपंच साहब